जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश में अब आज हम चर्चा करेंगे बघेल वंश के बारे में। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में ऐसे दो राजवंश हैं जिनके नाम के आधार पर ही उन क्षेत्रों का नाम पड़ गया है। एक बात करें हम, बुंदेला वंश हुआ था, उसी के नाम पर बुंदेलखंड पड़ गया, और एक बघेलखंड क्षेत्र का नाम जो कि मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग है। वर्तमान मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम ये उत्तर पूर्वी भाग है जिसे बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर बघेल वंश का आधिपत्य रहा था। बघेल वंश का संस्थापक शासक की बात करें तो व्याघ्रदेव थे। बघेलखंड के जो संस्थापक शासक थे वो व्याघ्रदेव, और इनका एक नाम मिलता है, धवलवीर इनका नाम मिलता है, जिन्होंने अपनी राजधानी बांधवगढ़ में स्थापित की। बांधवगढ़ अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में बात करें तो यह उमरिया जिले में स्थित है, जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बताते हैं कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ बांधवगढ़ है। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में 14वीं शताब्दी में एक नए राजवंश का उदय हुआ जो बघेल वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बघेलखंड राजवंश के शासक गुजरात के चालुक्य वंश के वंशज का दावा करते हैं, कि दावा करते हैं कि वह गुजरात के चालुक्य वंश के वंशज होने का दावा करते हैं। और इनके संस्थापक शासक व्याघ्रदेव है। व्याघ्रदेव को व्याघ्रपल्ली के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अपनी राजधानी बांधवगढ़ स्थापित की। अब हम बात करते हैं बघेल वंश के अगले प्रतापी शासक, यानी कि कहा जाए तो बघेल वंश के प्रथम प्रतापी शासक वीरभान सिंह रहे हैं। वीरभान सिंह ने 1539 में चौसा के युद्ध में, अब बात करें चौसा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो चौसा का युद्ध मुगल सत्ता पर अधिकार के उद्देश्य से शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। किनके बीच हुआ था? 1539 में चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। तो जो वीरभान सिंह है, वीरभान सिंह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं का साथ दिया था। तो अब परिणाम क्या रहा चौसा के युद्ध का? तो इसमें शेरशाह सूरी को विजय मिली थी और हुमायूं को हार मिली थी। अब हम आगे बात करें बघेल वंश के साम्राज्य विस्तार की, तो बघेल वंश के साम्राज्य विस्तार उस समय बांधवगढ़ से कालिंजर तक विस्तृत था। अब वीरभान सिंह की बात करें तो वीरभान सिंह ने जो चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ न देकर हुमायूं का साथ दिया। अब मुगल सत्ता में शेरशाह सूरी का दबदबा था, और जब वीरभान सिंह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं का साथ दिया, जिसमें शेरशाह सूरी का दुश्मन बन गया, वीरभान सिंह शेरशाह सूरी का दुश्मन बन गया। तो अब बात करें तो शेरशाह सूरी ने 1545 में वीरभान सिंह पर आक्रमण कर दिया। तो दुर्भाग्यवश यह आक्रमण आत्मघाती सिद्ध हुआ, अर्थात जो अग्निवलय प्रहार वीरभान सिंह पर किया था तो वही पलटकर आकर उन पर ही गिर गया, जिससे कि शेरशाह सूरी की मौत हो गई। अब वीरभान सिंह के बाद बघेल वंश के अगले शासक बने थे राजा रामचंद्र, जो कि मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। अकबर से इनके मित्रवत संबंध थे। इन्होंने अपने पुत्र वीरभद्र सिंह को मुगल दरबार में अकबर की सेवा के लिए भेजा था, यानी कि अपने पुत्र वीरभद्र सिंह को मुगल दरबार में अकबर की सेवा के लिए भेजा था। और बात करें तो अकबर ने राजा रामचंद्र के पुत्र वीरभद्र सिंह को मनसबदार उपलब्ध करवाया था। मनसबदार, आपने मध्यकालीन भारत में मनसबदार के बारे में पढ़ा होगा, तो मनसबदार उपलब्ध करवाया था किन्होंने? अकबर ने वीरभद्र सिंह को। अब बात करें राजा रामचंद्र के ही दरबार में, है ना, अब संगीत सम्राट तानसेन रहते थे। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अगर बात करें तो तानसेन मध्य प्रदेश से संबंधित थे, तो राजा रामचंद्र के दरबार में, यानी कि तानसेन को सर्वप्रथम राज्याश्रय किसने दिया था? तो तानसेन को सर्वप्रथम राज्याश्रय बघेल वंश के शासक राजा रामचंद्र ने दिया था। राजा रामचंद्र द्वारा उनको राजाश्रय दिया गया था। तानसेन के जन्म हुआ था ग्वालियर में, और फिर वो उन्होंने गुरु
उनके गुरु स्वामी हरिदास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजा रामचंद्र के दरबार में राजस्व प्राप्त हुआ उनको। जब संगीत सम्राट तानसेन की जानकारी, यानी कि इतने उनके मतलब उनकी राग से ही दीपक जलना, यानी कि कुछ अतिशोक्तिपूर्ण उनका वर्णन मिलता है, तो संगीत सम्राट तानसेन की जानकारी जब मुगल शासक अकबर को मिली तो उन्होंने तानसेन को बुलाने के लिए जलाल नामक व्यक्ति को भेजा था। किसको? एक जलाल नामक एक व्यक्ति था, उसको तानसेन को राजा रामचंद्र के दरबार से मुगल शासक अकबर के दरबार में लाने के लिए भेजा था। तत्पश्चात तानसेन राजा रामचंद्र के दरबार से निकलकर मुगल शासक अकबर के दरबार पहुंचे और उनके मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में सम्मिलित किए गए। वो अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें सम्मिलित किए गए। 1792 में राजा रामचंद्र की मृत्यु हो गई। राजा रामचंद्र की 1792 में मृत्यु हो गई। जब इसकी जानकारी अकबर को मिली तो अकबर ने उनके पुत्र वीरभद्र सिंह को बांधवगढ़ प्रस्थान करने का आदेश दिया। तभी वीरभद्र सिंह रास्ते में थे और रास्ते में ही उनकी पालकी से गिरने, यानी कि पालकी में ले जा रहे थे तो पालकी से गिरने के कारण मृत्यु हो गई उनकी। अब बात है कि शासक कौन बनेगा, कि बघेल वंश का अगला शासक कौन होगा। तो अब शासक के रूप में वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य ने बघेल वंश की राजगद्दी संभाली। विक्रमादित्य के शासक बनते ही राज दरबारियों ने अनेक विद्रोह किए, यानी कि विक्रमादित्य जैसे शासक बने ऐसे ही उनके शासनकाल में विद्रोह प्रारंभ हो गए। और इस विद्रोह को दबाने के लिए, यानी कि जैसे उनके पिताजी के रामचंद्र के जिस प्रकार मुगल शासक अकबर से अच्छे संबंध है, ठीक उसी प्रकार वीरभद्र सिंह के भी रहे और इसी प्रकार उनके पुत्र विक्रमादित्य के भी मुगल शासक अकबर से अच्छे संबंध रहे। तो मुगल शासक अकबर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए 1597 में पालदास के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? पालदास के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना को भेजा। अतः लगभग 9 महीने के संघर्ष के बाद, 9 महीने के लगभग संघर्ष किया, उसके बाद बांधवगढ़ किले पर कब्जा कर पाए। मुगल सेना ने 9 महीने के संघर्ष के बाद बांधवगढ़ किले पर को हासिल कर पाए या कब्जा कर पाए। बांधवगढ़ की बात करें तो यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तथार्थ मतलब कि इसको इस प्रकार अगर कब्जा कर लेना जो इसका कब्जा आसान नहीं था कि इस पर कब्जा कर सके। इसके बाद विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित की, मतलब कि विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा को बना लिया। उसके बाद उन्होंने रीवा में ही राज दरबार शुरू किया अपना। उसके बाद बघेलवंशी शासक, अब हम कुछ बघेलवंशी अलग जो क्रम से तो बात नहीं करते, कुछ अलग अलग शासकों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अमर सिंह बघेलवंशी एक शासक अमर सिंह मिलते हैं। उन्होंने अमरपाटन जो कि कहाँ है वर्तमान में? सतना जिले में स्थित है। सतना जिले में अमरपाटन के किले का निर्माण करवाया था। बघेलवंशी शासक राजा अमर सिंह ने अमरपाटन किले का निर्माण किया था, जो कि सतना जिले में वर्तमान में है। अब बात करते हैं बघेलवंश के अगले शासक, तो राजा भाव सिंह हुए थे। ये प्रसिद्ध थे, इनकी 29 रानियाँ, यानी कि इनकी 29 रानियाँ थी और जिसमें से एक प्रमुख थी अजब कुंवरी, जो कि चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी थी। अब बात करते हैं कि राजा भाव सिंह ने रीवा में रानी तालाब का निर्माण किया, अपनी रानियों के लिए रीवा में रानी तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम विश्वनाथ सिंह बघेलवंश के ही एक शासक रहे हैं और हिंदी के पहले नाटक आनंद रघुनंदन की रचना किसने की थी? तो विश्वनाथ सिंह ने किसकी की थी? आनंद रघुनंदन की रचना की थी। अब अगला शासक की बात करें तो राजा रघु प्रताप सिंह। इनकी बात करें तो 1857 की क्रांति में 1857 ईस्वी की क्रांति में रामगढ़ रियासत की रानी अवंतीबाई के विरुद्ध अंग्रेजी सेना की सहायता की थी। इन्होंने रामगढ़ की रानी जो अवंतीबाई थी, अवंतीबाई के विरुद्ध अंग्रेजी सेना की सहायता की, यानी कि ब्रिटिश के
साथ इन्होंने मिलकर रानी अवंती बाई को हराने का प्रयास किया। बाकी प्रयास क्या किया, इनकी सहायता से ही अंग्रेजी सत्ता में एक ताकत मिली, जिससे कि रानी अवंती बाई को वीरगति प्राप्त हुई। अब अगले शासक मिलते हैं रीवा के राजा गुलाब सिंह। रीवा के राजा गुलाब सिंह ने सन 1925 में रीवा में रीवा दरबार कॉलेज की स्थापना की। किस नाम से करी थी कॉलेज की स्थापना गुलाब सिंह ने? रीवा दरबार कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में रीवा में यह कॉलेज ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम कि इनके ही शासनकाल में इनके ही राजकुमार राजा मार्तंड सिंह ने सफ़ेद शेर को पकड़ा था, जिसका नाम क्या था? मोहन। जो 1915 में सफ़ेद शेर को पकड़ा था किसने? राजा मार्तंड सिंह। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सफ़ेद शेर मोहन को सर्वप्रथम किसने पकड़ा था, तो इसमें हम उत्तर लगाएंगे राजा मार्तंड सिंह। बाकी किसके शासनकाल में पकड़ा था, तो राजा गुलाब सिंह के शासनकाल में सफ़ेद शेर पकड़ा गया था। जो अभी वर्तमान में बघेलखंड के जो गोविंदगढ़ में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, वो इसी बाघ जिसकी मोहन की ही संतति है। अब गुलाब सिंह के बाद अगले शासक बने थे राजा मार्तंड सिंह ने ही बघेलखंड क्षेत्र का विलय भारत संघ में किया था। बघेलखंड क्षेत्र का विलय किया था। कुछ समय वहाँ के सांसद भी रहे थे राजा मार्तंड सिंह। कुछ समय उस क्षेत्र से सांसद भी रहे थे और वह उसी क्षेत्र से चुनकर लोकसभा पहुँचे थे। इस प्रकार हमने बघेलखंड में से संबंधित जितने भी मतलब हम क्वेश्चन मानेंगे, इस इतने अध्ययन में हमारे कवर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस पोर्शन यानी कि अगर बात करें तो बघेल वंश से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न, अब उन पर बात करें कि कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे गए और अभी तक कौन से पूछे जाने हैं। ठीक है।